तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर थर्ड। तो चैप्टर थर्ड का नाम है इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटीज़ ब्रोकिंग ऑपरेशन। मतलब क्या है इसका? ये देखिए, मान लेते हैं कि आप एक स्टॉक ब्रोकर बन गए। जैसे आपने देखा होगा ना कि अगर आप शेयर बाय सेल करते हैं तो आपको एक डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। तो या वो आप किससे ओपन करवाते हो? अपने ब्रोकर से। तो उस ब्रोकर का जो बिजनेस ऑपरेशन होगा वो कैसे होगा, ठीक है, तो उसके बारे में इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो देखिए, इस चैप्टर को चार टॉपिक में डिवाइड किया गया है। तो पहले तो हम जो इंट्रोडक्शन पार्ट है पहले हम वो कवर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम समझेंगे कि ट्रेड लाइफ साइकिल ये क्या होता है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें किन किन चीज़ों की नॉलेज होगी। तो पहला है, हमें ट्रेड लाइफ साइकिल हमें पता चल जाएगा। हमें ये पता चल जाएगा कि फ्रंट ऑफिस, मिडल ऑफिस और बैक ऑफिस एक ब्रोकिंग फर्म का क्या होता है। मतलब देखिए, जो ब्रोकिंग फर्म होता है ना, मतलब स्टॉक ब्रोकिंग फर्म होती है, वो अपने काम को अ, तीन लेवल पे वो डिवाइड कर देती है। तो एक होता है हमारा फ्रंट ऑफिस, मिडल ऑफिस और बैक ऑफिस। उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन सी आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है स्टॉक ब्रोकिंग फर्म को चलाने के लिए, और कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्रोकिंग फर्म को फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा यही है कि हम ट्रेड लाइफ साइकिल को हम समझेंगे, ठीक है, कि ट्रेड लाइफ साइकिल क्या होता है। इसको ना आप ऐसे समझिए, देखिए, जब भी आप शेयर बाय सेल करते हैं, अगर आप करते हैं तो ठीक है, तो उसका ना एक प्रोसेस होता है। अब उस प्रोसेस में क्या होता है कि पहले आप ऑर्डर देते हो, ऑर्डर प्लेस करते हो, उसके बाद वो फिर एग्जीक्यूट होता है। फिर उसमें 3 दिन लग जाते हैं उस ऑर्डर को पूरा कंप्लीट होने में। अगर आपने जो ऑर्डर टाइप है वो लिया है डिलीवरी, अगर इंट्राडे है तो वो तो उसी दिन हो जाता है ना। अब इसको ना एक एक एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं। तो हमारे बुक में ऑलरेडी एक सर्कल दे रखा है, ठीक है, मतलब एक ट्रांजिशन सर्कल दे रखा है। लेकिन मैं आपको इसको और थोड़ा सा अलग तरीके से समझाना चाहूँगा। देखिए, हमें पता है कि अगर मुझे शेयर बाय सेल करना है तो मुझे स्टॉक एक्सचेंज जाना पड़ेगा। मतलब पहले तो जाना पड़ता था ऑफलाइन, बट अब तो ऑनलाइन है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया ये स्टॉक एक्सचेंज। तो ये हम ट्रेडिंग कर रहे हैं बीएसई पे, मान लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा मैं। अब मुझे अगर शेयर बाय सेल करना है बीएसई पे तो मुझे ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट मुझे ओपन करवाना पड़ेगा। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो तो ब्रोकर के पास ओपन होता है, और डीमैट अकाउंट ओपन होता है डीपी के पास, यानी कि डिपॉजिटरी के पास। अब आजकल क्या हो गया कि जो हमारे ब्रोकर हैं वो हमारे बिहाफ पर ही वो डिपॉजिटरीज के पास अपना डीमैट अकाउंट, मतलब हमारा डीमैट अकाउंट ओपन करवा देते हैं। तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत हमें पड़ती नहीं, ठीक है। यानी एक ही जगह पे हमारे दोनों काम हो जाते हैं। तो यानी कि अब जो डीपी है, जो हमारा डीमैट अकाउंट है वो खुलेगा डीपी के पास, और ट्रेडिंग अकाउंट तो ब्रोकर के पास। अब उसी तरीके से कोई और होगा, ठीक है, उसका भी डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होगा। तो ये रहा स्टॉक एक्सचेंज बीएसई, ठीक है, और ये रहा मैं। अब मैंने ऑर्डर दिया कि मुझे 100 शेयर बाय करने हैं 20 रुपीज़ के प्राइस पे, ठीक है। उसी तरीके से एक और पर्सन है, ठीक है, मुझे बाय करना है, इसको सेल करना है, इसको 100 शेयर सेल करने हैं 20 रुपीज़ के प्राइस पे। तो अब ये जो ऑर्डर है वो कहाँ देगा? वो भी बीएससी पे देगा। मान लेते हैं कि दोनों का ऑर्डर बीएससी पे आया है। देखिए, अब होता क्या है कि अब आपको कैसे पता चले कि आपने ऑर्डर बीएससी पे दिया है? क्योंकि देखिए, अगर जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वहाँ पे ना लिखा हुआ होता है, ठीक है। देखिए, अब अगर कोई कंपनी बीएससी और एनएससी दोनों पे लिस्ट है तो वहाँ पर अ, दो नाम आ जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाएंगे, ठीक है, ओपन करते हैं, तो आप जैसे हम किसी कंपनी का नाम सर्च करेंगे तो वो नाम 2 बार आ जाएगा। अगर वो एन एस सी बी एस सी पे दोनों बार लिस्ट, मतलब दोनों पे लिस्ट है, तो साइड में लिखा भी होता है ना। तो अगर आप बी एस सी पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप बी एस सी वाले पे क्लिक कीजिए, और अगर आप एन एस सी पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप एन एस सी पे क्लिक कीजिए, ठीक है। वो बात तो अब उसको हटा दीजिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जब मेरा ऑर्डर प्लेस होगा, ठीक है, वो ट्रेडिंग अकाउंट से होगा। अब मैंने ऑर्डर प्लेस करा, वो बीएससी पे गया। लेकिन इसके बीच में भी ना कुछ लोग होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा डीपी, एक होता है हमारे क्लियरिंग मेंबर्स, ठीक है। तो क्लियरिंग मेंबर्स कौन होते हैं? वो क्या करते हैं, वो हमारी सेटलमेंट को
वो कंप्लीट करवाते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, अब जैसे अब मैं तो 100 शेयर बेच रहा हूँ 20 रुपये पे, और ये 100 शेयर सॉरी मैं ख़रीद रहा हूँ, ये बेच रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, वो हमारे पास से फंड और जो सिक्योरिटीज़ हैं वो एक्सचेंज करेंगे। मतलब मेरे पास क्या होगा, मेरे पास शेयर आएंगे, और ठीक है, मेरे पास शेयर क्या होंगे, आएंगे, और मेरे पास से जो पैसा है वो उनके पास जाएगा। तो ये जो शेयर और जो पैसा इधर उधर जो जा रहा है, वो किनकी मदद से जा रहा है, वो जा रहा है हमारे जो क्लियरिंग मेंबर हैं उनकी वजह से। तो ये ना पूरा एक साइकिल होता है, तो हमें उसी साइकिल को हमें ठीक से समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने ट्रेड की डेफिनेशन बता रखी है कि ट्रेड का मतलब क्या है। ट्रेड का मतलब सिंपल है कि आपने कोई सिक्योरिटी या फिर फाइनेंशियल प्रोडक्ट आपने बाय या फिर सेल करा है। ठीक है, इसमें बाय सेल इसमें दोनों आ गया। अब यहाँ पे इन्होंने फर्दर एक्सप्लेन भी कर रखा है कि ए ट्रेड इज़ द कन्वर्जन ऑफ एन ऑर्डर प्लेस्ड ऑन द एक्सचेंज इनटू ए पे इन एंड पे आउट ऑफ फंड्स एंड सिक्योरिटीज। मतलब ट्रेड का मतलब क्या है कि एक ऑर्डर को कन्वर्ट करना किस में, या तो पे इन में या फिर पे आउट में। अब ये पे इन और ये पे आउट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखो, पे इन का मतलब है कि हाँ, कि हमारे पास कुछ आ रहा है। अब मेरे पास हो सकता है फंड आ रहा हो, पैसा आ रहा हो, या फिर सिक्योरिटीज़ आ रही हो। देखो, अगर मैं सिक्योरिटीज़ मैंने खरीदी, मेरे पास सिक्योरिटीज़ आएंगी, तो सिक्योरिटीज़ पे इन हो रही है, और पैसा जा रहा है, तो यानी पैसा क्या हो रहा है, पे आउट हो रहा है। और ट्रेड जो है हमारी वो तब ख़त्म होती है जब हमारी सेटलमेंट पूरी हो जाती है। अब यहाँ पर जो साइकिल होता है ना, उसमें दो चीज़ें होती हैं, मतलब दो तरह की ट्रेड होती हैं, प्री ट्रेड और पोस्ट ट्रेड। एवरी ट्रेड प्लेस्ड ऑन द स्टॉक मार्केट हैज़ अ साइकिल विच कैन बी ब्रोकन इनटू प्री ट्रेड एंड पोस्ट ट्रेड। मतलब स्टॉक मार्केट में जो भी ट्रेड हम प्लेस करते हैं, उस साइकिल को आप दो ग्रुप में आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, एक होता है प्री ट्रेड और एक होता है पोस्ट ट्रेड। अब अगर हमें बाय करनी है, ठीक है, तो अब यहाँ पे ना पार्टिसिपेंट्स भी बहुत सारे होते हैं, जैसे आपने सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे इन्वेस्टर हो गए। अब इन्वेस्टर में भी अलग अलग कैटेगरी होती है। एक तो रिटेलर हो गए, ठीक है, एक हो गए हाई नेटवर्थ, ठीक है, जिनकी नेटवर्थ काफ़ी ज़्यादा है, वो लोग हो गए। ब्रोकर्स हो गए, एक्सचेंज हो गया, क्लियरिंग कॉरपोरेशंस हो गए, क्लियरिंग बैंक्स, डीपी हो गए, कस्टोडियन हो गए। तो ये लोग कौन है, ये हैं पार्टिसिपेंट। अब यहाँ पर ट्रेड साइकिल में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो यहाँ पर टोटल 5 स्टेप हैं। पहले तो क्या होगा, पहले तो ऑर्डर प्लेस होगा, फिर ये देखा जाएगा कि उस ऑर्डर में कितना रिस्क इन्वॉल्व है। ठीक है, तो उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट वहाँ पे करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट मतलब कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, तो जब भी हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो वो हमसे पूछता है, जो हमारा ट्रेडिंग टर्मिनल है, कि आपको जो शेयर आपको मतलब सिक्योरिटीज़ बाय करनी है, वो इंटरडे के लिए करनी है फिर डिलीवरी के लिए करनी है। तो देखिए, इंटरडे में हमको मार्जिन मिल जाता है ना। अभी बहुत से लोगों को मार्जिन भी समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप बस इतना समझ लीजिए कि हाँ, कि हमें कुछ मार्जिन मिलता है। ठीक है, मतलब मेरे कहने मतलब क्या है, अब जैसे मैं अगर मुझे 1 लाख के शेयर खरीदना है, तो मेरे पास 1 लाख रुपये होना ज़रूरी नहीं है। अगर मुझे 5 गुना मार्जिन मिल रहा है, तो मेरे कहने मतलब ये है कि अगर मुझे 1 लाख के शेयर खरीदने हैं, तो अगर और 5 गुना मुझे मार्जिन मिल रहा है, मतलब मेरे अकाउंट में 20,000 रुपये होने चाहिए बस। तो 20,000 की मदद से मैं 1 लाख तक का मैं सिक्योरिटीज़ में बाय कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन डिलीवरी में क्या होता है, डिलीवरी में पूरी पेमेंट करनी पड़ती है, वहाँ पे मार्जिन वार्जिन कुछ नहीं मिलता। फिर जो ऑर्डर है फिर वो मैच किया जाता है। देखिए, अब ऐसा नहीं है कि आपने ऑर्डर कर दिया, ठीक है, कि मुझे 100 शेयर खरीदने हैं 20 रुपये प्राइस पे और आपको मिल ही जाएंगे, नहीं। वहाँ पे ये भी देखा जाता है कि कोई बेचने वाला है भी या फिर नहीं। खरीदने वाला तो आपको, लेकिन कोई बेचने वाला है भी नहीं, और उस प्राइस पर, और क्वांटिटी भी उतनी होनी चाहिए। फिर फिर चौथा आता है कि जो ऑर्डर है आपका वो कंफर्म हो जाता है, फिर आपकी जो ट्रेड है वो हो जाती है सेटल। तो ये सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि जो द अबव मेंशन स्टेप्स इन ट्रेड लाइफ साइकिल कैन बी इजीली बी कैटेगराइज्ड। हाँ, मतलब इनको ना हम तीन ग्रुप में हम बांट सकते हैं। पहला है फ्रंट ऑफिस, मिडल ऑफिस और बैक ऑफिस ऑपरेशन। तो ये आपको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि फ्रंट ऑफिस में कौन कौन से काम आते हैं, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है ऑर्डर को प्लेस करना,
ठीक है, ऑर्डर को प्लेस करना। अब ऑर्डर प्लेस कौन करता है, या तो इन्वेस्टर करता है, फिर क्लाइंट करता है, फिर ब्रोकर, ठीक है, और फिर उसको मैच कराना, ठीक है, और मैचिंग ऑफ ऑर्डर और उसका कन्वर्जन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे फ्रंट ऑफिस में। ये सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं, फ्रंट ऑफिस में, ठीक है। फिर रिस्क मैनेजमेंट जो है वो हमारा आता है मिडल ऑफिस में। फिर जो कंफर्मेशन और जो क्लियरिंग है वो आ जाती है हमारी बैक ऑफिस में। मतलब ये दोनों हो गए बैक, और ये हो गया हमारा रिस्क वाला, तो हमारे इसमें चला गया रिस्क, ये चला गया हमारा मिडल में, और ये फर्स्ट जो थर्ड है वो चला जाएगा हमारा फ्रंट में, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड वाला हमारा चला गया फ्रंट में। तो ये जो ट्रेड साइकिल है वही हम अभी हम पढ़ने वाले हैं ठीक से। तो इन्होंने ऑलरेडी चार्ट दे रखा है कि पहले हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, फिर वो एग्जीक्यूट होता है, फिर वो क्लियर होता है, फिर सेटलमेंट, उसके बाद हमें फंड मतलब पैसा या फिर सिक्योरिटी मिलती है। तो पहले यहाँ पे हम जो फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर, पहले हम वो हम समझने वाले हैं। देखिए, ऑर्डर प्लेस करने के कई तरीके हैं। सपोज दैट मान लेते हैं कि अगर आप सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, तो आप मुझे ये बताइए कि आप ट्रेडिंग कैसे करते हो। क्या आप अपने ब्रोकर को फ़ोन लगाते हो कि हाँ सर रिलायंस के इतने शेयर खरीदने इतने प्राइस पे, क्या वैसा करते हो? नहीं, ठीक है। और मतलब या फिर क्या आप उनको मेल करते हो? नहीं, ये भी नहीं। तो अब यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा। देखिए, पहले क्या होता था, पहले ना आपको जाना पड़ता था वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पे आपको जाना पड़ता, मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ जाना पड़ता था, फिर आप अपने ब्रोकर से मिलते थे, फिर वहाँ पर आप अपना ऑर्डर देते थे, हाँ, ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती थी। बट अब क्या हो गया है कि अब ना सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, तो आपको ब्रोकर को कॉल करने की ज़रूरत है। मतलब पहले कॉल भी करनी पड़ती थी। जैसे मान लो कि अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज नहीं जाना, तो अपने ब्रोकर को कॉल कर लो कि हाँ कि मुझे रिलायंस के मुझे इतने शेयर चाहिए, फिर मतलब किसी भी कंपनी में मुझे इतने शेयर चाहिए इस प्राइस पर। तो पहले ये सारी चीज़ें होती थी, है ना। बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। तो इन्होंने यहाँ पे इन्होंने जो पुराने मेथड इन्होंने वही बता रखे हैं, ठीक है। ब्रोकर एक्सेप्ट ऑर्डर्स फ्रॉम द क्लाइंट एंड सेंड द सेम टू द एक्सचेंज। जो ब्रोकर है वो क्या करता है, वो ऑर्डर को एक्सेप्ट करता है, और वही ऑर्डर वो जो स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पे वो उनको आगे फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है। लेकिन कब फॉरवर्ड करेगा, पहले देख लेगा कि हाँ भाई उसमें जो रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है, वो सही है भी नहीं। तो मेरे कहने मतलब क्या, देखो, अगर इंटरडे में अगर इंटरडे में उसने ऑर्डर प्लेस करा है, तो पहले तो ब्रोकर को ये देखना ज़रूरी है कि भाई क्लाइंट के पास मार्जिन है या फिर नहीं, है ना, मार्जिन है या फिर नहीं। अगर नहीं है, ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा, वो ऑर्डर वो कैंसिल कर देगा। बट आजकल तो ऑनलाइन है, तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली वो चेक कर लेता है, ठीक है, कि आपके पास इतना अमाउंट है भी या फिर नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। टू strengthen the regulatory provisions against unauthorized trades and to harmonize the requirements across equity and derivative market, all brokers shall execute trades of clients only after keeping evidence of the client placing such order। हाँ, अब देखिए अब स्टॉक एक्सचेंज ने क्या कर दिया है कि अनऑथराइज्ड ट्रेड को रोकने के लिए उन्होंने साफ साफ भी बोल दिया कि आपके पास ना कोई प्रूफ होना चाहिए, ठीक है, कि आपका जो क्लाइंट है वो ये ऑर्डर प्लेस कर रहा है। तो अब वो जो एविडेंस है वो आप कैसे दे सकते हो स्टॉक एक्सचेंज को। देखो, अब जो क्लाइंट है जब वो ऑर्डर प्लेस करेगा तो वो किसी न किसी मीडियम के थ्रू वो आपको वो ऑर्डर प्लेस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ उन्होंने फॉर्म दे रखी है कि जो क्लाइंट है वो कैसे ऑर्डर प्लेस कर सकता है। एक तो होता है फिजिकल रिकॉर्ड, है ना, कि हाँ भाई कि आपने क्या करा, जो क्लाइंट है उससे आपने साइन वगैरह करवा लिया, हाँ भाई कि आपने ऑर्डर प्लेस करा है। या फिर उसने कॉल करी होगी तो उसकी रिकॉर्डिंग, या फिर ईमेल के थ्रू हो सकता है, उसने ईमेल के थ्रू आपसे बोला हो, या फिर जो भी आपका जो भी ब्रोकिंग फर्म का जो ट्रेडिंग टर्मिनल है, ठीक है, अगर उसने वहाँ से करा होगा तो उसका जो प्रूफ है वो आपको देना पड़ेगा, या फिर एसएमएस के थ्रू, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट हो, ठीक है, जिसके थ्रू आप लीगली आप ये प्रूफ कर सको कि हाँ कि क्लाइंट ने ही ऑर्डर दिया था, ठीक है। तो अब क्या हो गया, देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे बुक के नीचे ना एक लाइन लिखी होगी, ठीक है, या फिर ये आपको वहीं मिल जाएगा कि सेबी ने अब क्या कर रखा है, उन्होंने ये मैंडेटरी कर रखा है कि क्लाइंट जब भी कोई ऑर्डर वगैरह देगा, ठीक है ना, तो वो आप टेलीफोन का आप यूज़ करें, ठीक है, और उसकी रिकॉर्डिंग आपके पास होनी चाहिए।
बट आजकल तो क्या है कि जो क्लाइंट है वो कॉल तो करता नहीं है ना, वो बस उनका जो सॉफ्टवेयर है वो उसके थ्रू ही वो ऑर्डर वो प्लेस करता है। सो सेबी ने 2008 में इंट्रोड्यूस करा डीएमए यानी कि डायरेक्ट मार्केट एक्सेस, ठीक है, एंड परमिटेड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर टू यूज़ डीएमए थ्रू द इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, ठीक है। मतलब आप डायरेक्ट मार्केट को आप एक्सेस कर सकते हो, बट लेकिन ये सिर्फ परमिशन दी गई है जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं ना, सिर्फ उनको, कि हाँ कि वो डीएमए का वो यूज़ कर सकते हैं थ्रू इन्वेस्टमेंट मैनेजर, जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर होते हैं उनके थ्रू। The facility of the DMA provided by the stockbroker shall be used by the client or an investment manager of the client। तो यानी कि जो डीएमए की जो सर्विस है, ठीक है, जो स्टॉक ब्रोकर है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो होना चाहिए या तो जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर होता है उसके द्वारा, ठीक है, या फिर जो क्लाइंट है फिर उसके द्वारा। ए सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी इज़ परमिटेड टू एक्ट एज एन इन्वेस्टमेंट मैनेजर। मतलब देखिए, अगर कोई एंटिटी है, अब यहाँ पे एंटिटी का मतलब क्या है कि कोई भी बिजनेस अगर सेबी के पास अगर रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो वो एज ए इन्वेस्टमेंट मैनेजर वो काम कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स कौन से होते हैं? बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जैसे एएमसीज वगैरह हो गए, ठीक है, म्यूचुअल फंड कंपनीज हो गए ना, तो आप उनको बोल सकते हो कि वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, सॉरी इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स हो गए उनके, ठीक है, हाँ उनको इन्वेस्टर बोल सकते हो। In case the facility of DMA is used by the client through an investment manager, the investment manager is required to execute the necessary documents on behalf of the client। अब मान लेते हैं कि जो DMA सर्विस है, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट मैनेजर यूज़ कर रहा है, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट, तो वहाँ पर उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी उनको सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है। एक्सचेंज ऑल्सो specifies the categories of investor to whom the DMA facility can be extended। जो स्टॉक एक्सचेंज उन्होंने ये भी स्पेसिफाई कर रखा है कि किन कैटेगरी के इन्वेस्टर्स को ये डीएमए की सर्विस वो प्रोवाइड करा सकती है, ठीक है। अब इसके बारे में हम चैप्टर 2 में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ब्रोकर्स हैज़ टू specifically authorize clients or investment manager acting on behalf of clients for providing DMA facility। देखिए, अब यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या बोला, ब्रोकर्स हैज़ टू स्पेसिफिकली ऑथराइज क्लाइंट्स और इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स फॉर प्रोवाइडिंग डीएमए फैसिलिटी, ठीक है। मतलब जो ऑथराइज जो क्लाइंट है या फिर जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर हैं, ठीक है, सिर्फ वही लोग ही डीएमए की जो फैसिलिटी है वही लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको जो केवाईसी है, ठीक है, वो करानी उनको ज़रूरी है। और उन लोगों से कुछ नेसेसरी जो क्वेश्चन है वो उनसे पूछे जा सकते हैं और उसका रिकॉर्ड भी उनको रखना ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक और फीचर आ जाता है, ठीक है। अनदर फीचर विच हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन इंडियन सिक्योरिटी मार्केट इज़ एल्गोरिथम ट्रेडिंग एंड हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग। हाँ, ये थोड़ा नया है, पहले तो मतलब नॉर्मल ट्रेडिंग हो रही थी, बट अब जो एल्गो ट्रेडिंग है वो थोड़ा ट्रेंडिंग में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब एल्गो ट्रेडिंग होती क्या है, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, एल्गो ट्रेडिंग इंक्लूड्स एनी टाइप ऑफ ऑटोमेटेड रूल बेस्ड ट्रेडिंग वेयर डिसीजन मेकिंग इज डेलीगेटेड और टू ए कंप्यूटर मॉडल, ठीक है। यानी कि अब इसमें क्या होता है कि जो ऑर्डर होता है ना, मतलब ह्यूमन नहीं लेता, इंसान नहीं लेता, बट होता यह है कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रेडी कर दिया जाता है और जो कंप्यूटर है वो ऑटोमेटिकली वो ऑर्डर प्लेस कर देता है, ठीक है, उसके बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो के हिसाब से। अभी कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, इसको ना ऐसे समझ लीजिए कि मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया और मैंने उसको कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर मैंने कुछ डाटा मैंने उसको प्रोवाइड करा दिया और मैंने कहा कि इस डाटा के बेसिस पे उसको डिसीजन लेना है, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, उस डाटा के बेसिस पे वो डिसीजन लेना वो शुरू कर देगा कि अच्छा ये सिनेरियो तो ये फिर ये होगा, ये सिनेरियो तो ये होगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप यूट्यूब वगैरह देखते हो, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि अगर आपने कोई वीडियो क्लिक करी, किसी वीडियो पे आपने क्लिक करा, तो ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड या फिर आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड वीडियोस नीचे होती हैं, ठीक है, उसी वीडियो के आपको नीचे मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि यूट्यूब का जो एल्गो है, ठीक है, यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है उसको ये सारी इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी दे रखी है। मतलब आप जितनी भी एक्टिविटीज़ करते रहते हो ना, उसके पास वो सारा डाटा है, तो वो आपकी एक्टिविटी यानी आपके बिहेवियर के हिसाब से वो सारी वीडियो आपको दिखाता रहता है। तो सेम एज यहाँ पर भी है।
अब आगे बढ़ते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग is a type of algorithm trading which is latency sensitive and is characterized by a high daily portfolio turnover and high order to trade ratio यानी OTR. SEBI circular defines any order that is generated using automated execution logic as algo trading. अब यहाँ पर फिर से थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आएंगी, थोड़ी बहुत नहीं। देखिए ये भी समझ लीजिए कि ये भी एल्गो ट्रेडिंग की तरह होती है, बट यहाँ पे ना नंबर्स यानी नंबर्स का खेल होता है। यानी यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी डाटा प्रोवाइड किया जाता है, बट वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो नंबर्स में होती है, ठीक है, और उसके बेसिस पे ही यहाँ पर फिर वो ट्रेडिंग की जाती है। सेबी हैज़ specified and advised the stock exchange to ensure certain checks to be in place while permitting algo trading. अब सेबी ने कुछ चीज़ें हैं जो कि इन्होंने स्पेसिफाई कर रखी है और एडवाइस कर रखा है स्टॉक एक्सचेंजेस को, ठीक है, कि वो इंश्योर करें कि ये जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, ये सारे रिक्वायरमेंट वो लोग फुलफिल करें। कौन लोग? जो एल्गो ट्रेडिंग कर रहे होंगे या फिर जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। द स्टॉक एक्सचेंजेस शैल ऑल्सो इंश्योर दैट द ट्रेडिंग मेंबर्स प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी ऑफ एल्गो ट्रेडिंग इज सब्जेक्ट टू सिस्टम ऑडिट एवरी मंथ। अब यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज ने ये भी बोल रखा है कि जितने भी उनके ट्रेडिंग मेंबर हैं, यानी कि जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं, ठीक है, जो भी ये फैसिलिटी वो प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, एवरी मंथ उनके सिस्टम का ऑडिट किया जाए। एवरी मंथ उनके सिस्टम का ऑडिट किया जाए। ऑडिट मतलब जांच करना। विच फर्दर शैल इंश्योर दैट द रिक्वायरमेंट्स प्रेस्क्राइब्ड बाय सेबी और स्टॉक एक्सचेंजेस विद रिगार्ड टू एल्गो ट्रेडिंग आर इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड। और इसके साथ साथ ये भी देखना ज़रूरी है कि जो सेबी और स्टॉक एक्सचेंजेस ने जो भी गाइडलाइंस दे रखी हैं, क्या वो स्टॉक ब्रोकिंग फर्म या फिर टीम वो ट्रेडिंग मेंबर वो सारी रूल्स एंड रेगुलेशन वो फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं। तो उनको ये भी इंश्योर करना है कि जो उनकी कोलोकेशन जो फैसिलिटी है, ठीक है ना, वो फेयर हो एंड इक्विटेबल एक्सेस हो। फेयर एंड इक्विटेबल एक्सेस हो मतलब उसको ईजिली तरीके से उसको एक्सेस किया जा सके। वंस द ऑर्डर्स आर रिसीव्ड बाय द ब्रोकर, जैसे ही ऑर्डर रिसीव हो जाता है ब्रोकर के थ्रू, इट इज़ कन्फर्म्ड विद द क्लाइंट एंड देन एंटर्ड इनटू द ट्रेडिंग सिस्टम और ऑफ द एक्सचेंज। तो जैसे ही ऑर्डर प्लेस हो जाता है, ठीक है ना, उसके बाद फिर जो क्लाइंट है उससे कन्फर्म किया जाता है, उसके बाद जो हमारा ट्रेडिंग सिस्टम है वो काम करना शुरू कर देता है। The exchange gives confirmation of order and the time stamps it. जो एक्सचेंज है वो ये ऑर्डर देता है, ठीक है, कि हमें ऑर्डर रिसीव हो गया है, और वो फिर ये बता देता है कि कि किस टाइम पर रिसीव हुआ है। एंड ऑर्डर जनरली कम्स विद सर्टेन कंडीशन। देखिए जितने भी ऑर्डर्स आते हैं आमतौर पे कुछ कंडीशंस के साथ आते हैं, विच डिटरमाइन वेदर इट इज़ मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर और एट्सेट्रा, ठीक है। अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो अब ऑर्डर जो प्लेस किया जाता है वो कितने टाइप के होते हैं। देखो जैसे डिलीवरी इंटरडे हो गया, या फिर कुछ ऑर्डर होते हैं जो स्टॉप लॉस होते हैं, ठीक है। अगर इन सब के बारे में नहीं पता तो आप हमारे जो बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की वीडियो वो देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। देखिए इन्होंने अभी खुद बोल रखा है कि जो ऑर्डर होते हैं उसमें वो अलग अलग टाइप हो सकता है, ठीक है, कि वो डिलीवरी ऑर्डर है या फिर इंटरडे ऑर्डर है या फिर स्टॉप लॉस है, ठीक है। अब जो हमारा जो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑर्डर राउटिंग। अब देखिए हमने ऑर्डर तो प्लेस कर दिया और ऑर्डर प्लेस करने से रिलेटेड हमने सारी जानकारी हमने ले ली, ठीक है, एल्गो ट्रेडिंग वगैरह हमने जान लिया। अब यहाँ पर हमें देखना ज़रूरी है कि ये रिस्क वगैरह होता क्या और ऑर्डर को कैसे राउट किया जाता है। अब हम ये समझते हैं कि जो रिस्क मैनेजमेंट और जो ऑर्डर राउटिंग है वो क्या है। देखिए रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या है कि एक ऑर्डर जब क्लाइंट प्लेस कर रहा है तो उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है, तो हमें वो चीज़ें हमें समझना ज़रूरी है। तो जब एक क्लाइंट ऑर्डर देता है तो हमें ये मेज़र करना ज़रूरी है कि उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग लेवल पर होती हैं और ये रिस्क मैनेज करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, मस्ट है। ये जो जितने भी
ट्रेडिंग मेंबर्स हैं उनके लिए। अब चलो मान लेते हैं हमने रिस्क हमने मैनेज कर लिया, ठीक है, बट उससे बेनिफिट क्या है, ठीक है, उससे बेनिफिट क्या है, तो ये यहाँ पे हमें ऑलरेडी कुछ बेनिफिट दे रखे हैं। एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। Every broker has a set of standards which they adhere to, and these are the standards against which a client is measured. In general, and not only among brokers, certain standards must be made before rating a company. These must be reported to the management for their perusal and action. एंड अब समझिए इनके, तो यहाँ पर अगर मैं सिंपल लैंग्वेज बोलूँ तो इसमें ये बोला गया है कि देखिए कि जितने ब्रोकर्स होते हैं उनको कुछ ना कुछ गाइडलाइंस उनको फॉलो करनी पड़ती है ना। और साथ ही साथ उनको ये भी जानना ज़रूरी है कि जिनका क्लाइंट है जो ऑर्डर प्लेस कर रहा है उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है, उसको बताना भी ज़रूरी है कि उसके कि उस ट्रेड में कितना रिस्क इन्वॉल्व है। वो तो जब आप ट्रेडिंग डेमोट अकाउंट खुलाते हो तब तो आपको पता होता है ना। तो अगर हमें ये सारी चीज़ पहले से पता है कि किस ट्रेड में कितना रिस्क इन्वॉल्व है, तो एक कंपनी की जो रेपुटेशन है वो बन जाती है, ठीक है। दूसरा ये कि जब भी कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ठीक है, और रेट करती है किसी कंपनी को, ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज वो अलग अलग कंपनीज़ को कहते हैं, अलग अलग कंपनीज और अलग अलग जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, वो उनको वो एक एक समझ लीजिए नंबर, ठीक है, कि इनको एक नंबर देती है कि हाँ की कंपनी मतलब कितनी अच्छी है, या फिर एक फाइनेंशियल एसेट कितनी अच्छी है और कितनी बेकार है, ठीक है। तो अगर कंपनी ने ऑलरेडी रिस्क मैनेजमेंट कर रखा है तो ये एक स्टैंडर्ड बना देती है, ठीक है। और ये उनकी जो रिपोर्ट है उसके लिए भी अच्छी है। उनकी रिपोर्ट मतलब कौन सी, मतलब कंपनी की रिपोर्ट, कि कंपनी का बैकग्राउंड और कंपनी कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करती है। फिर दूसरा है इम्पोज पोजीशन लिमिट्स एंड रूल्स। अब ये क्या है, A key element of financial risk management is deciding which risk to bear and to what degree। हाँ, अब देखिए फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज़ तो ये डिसाइड करना ज़रूरी है कि अगर आप रिस्क ले रहे हो तो आप कितना रिस्क ले रहे हो, ठीक है। अगर आप रिस्क ले रहे हो तो आप कितना रिस्क ले रहे हो और कितना और कहाँ तक आप वो उस रिस्क को आप बियर कर सकते हो। So a broker firm needs to impose limits to cover exposures and overall position concentrations relative to systematic risk. SEBI and exchanges prescribes from time to time open position limit for various categories of products in equity and currency derivative segment। अब देखिए, अब जितने भी ब्रोकिंग फर्म है, ठीक है, उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो कितना कवर, वो मतलब कितना लॉस वो लोग भी उठा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल देखिए, अब एक कंपनी है जो कि आपको 5 गुना मार्जिन दे रही है, ठीक है, 1 लाख रुपए तक का जो शेयर है आप 20,000 में ख़रीद रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि 80,000 रुपये तक का जो लॉस है वो जो ब्रोकिंग फर्म है वो झेल सकती है, ठीक है, वो ब्रोकिंग फर्म जो है वो झेल सकती है। इसीलिए वो कंपनी आपको 5 गुना लिवरेज दे रही है। तो इससे क्या होता है कि हाँ, अगर उनको पहले से पता है कि अच्छा कि उनका रिस्क वगैरह कितना है, ठीक है, तो वो अब एक लिमिट लगा सकते हैं कि हाँ भाई इस यहाँ तक हम रिस्क ले सकते हैं, इसके ऊपर तो नहीं, ठीक है। और जो सेबी है, ठीक है ना, वो टाइम टू टाइम वो अलग अलग सेगमेंट्स के लिए, ठीक है, अलग अलग सेगमेंट और अलग अलग जो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, उनके लिए लिमिट्स वो लगाती रहती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सेट इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस एंड स्ट्रेटजीज। अब देखिए, अगर हमने ऑलरेडी रिस्क मैनेजमेंट वगैरह हमने कर रखा है, ठीक है, तो हम आगे की भी हम सोच सकते हैं, मतलब एज ए ब्रोकिंग फर्म हम आगे के भी हम सोच सकते हैं कि हम कहाँ कहाँ पर और किस किस सेगमेंट में हम लोग अपने क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो स्ट्रेटजीज है हम वो लोग भी हम बना सकते हैं। अब देखिए, बहुत सारी फर्म ऐसी होती है ना जो कि लोगों का पोर्टफोलियो मैनेज करती है, तो उन लोगों ने भी कुछ ना कुछ गाइडलाइंस, कुछ ना कुछ स्ट्रेटजीज उन लोगों ने सोच रखी होगी। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे डेफिनेशन में दे भी रखा है कि अब अगर कंपनी की, अगर मान लेते हैं, अगर बैलेंस शीट उठाते हैं और उनकी असर लायबिलिटी अगर मिसमैच हो रही है
उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्डर मैचिंग एंड कन्वर्जन इनटू ट्रेड। देखिए, जब ऑर्डर प्लेस हो गया हमारा, उसमें जो रिस्क मैनेजमेंट वगैरह वो भी कर लिया स्टॉक ब्रोकर ने, उसके बाद हमारा ऑर्डर मैच किया जाता है, फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है ट्रेड में। अब ऑर्डर मैच करने का मतलब क्या है? देखिए, हो सकता है कि मैंने ऑर्डर दिया 100 शेयर का 20 रुपये के प्राइस पे, ठीक है, कि और मुझे बाय करना है। दूसरी तरफ से हो सकता है कि कोई सेल कर रहा हो 1000 शेयर 20 रुपये के प्राइस पे। तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में सामने वाले के जो 100 शेयर हैं वो बिक जाएंगे, ठीक है, 1000 में से 100 शेयर बिक जाएंगे और बाकी 800 पेंडिंग में रहेंगे जब तक कि कोई और ऑर्डर ना आ जाए बाय करने का, ठीक है। तो सपोज दैट मान लेते हैं कि एक ऑर्डर आया 100 शेयर का, एक ऑर्डर आया 200 शेयर का, एक ऑर्डर आया 300 शेयर का, ठीक है। और यहाँ पे प्राइस है, और यहाँ पे तीनों का प्राइस क्या है? सेम है। ये जो तीनों ऑर्डर आए हैं वो 20 रुपये के प्राइस पर आए, और सेल करने के लिए आया 800 ऑर्डर का, ठीक है, 20 रुपये के प्राइस पर। तो उस केस में क्या होगा कि जो जो पार्टी सेल करना चाहती है 800 शेयर, उसके 600 शेयर बिक जाएंगे और 200 शेयर पेंडिंग में होंगे। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि मान लेते हैं कि अब मैं सेल करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं सेल करना चाहता हूँ 800 शेयर। इसको ऐसा समझते, देखिए, मैं खरीदना चाहता हूँ 800 शेयर 20 रुपये के प्राइस पे, और कोई बेच रहा है 600 शेयर 20 रुपये के प्राइस पर। तो मेरे 600 शेयर का ऑर्डर वो हो जाएगा एग्जीक्यूट, और 200 शेयर का मेरा पेंडिंग रह जाएगा। अब ठीक है, मतलब अगर हम कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक एक्सचेंज ये देखेगा अच्छा ये बताओ यार जो 800 वाला शेयर होल्डर है उसको ढूंढो, ये नहीं, क्योंकि ये तो मैच नहीं कर रहा, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको नीचे दिखाई भी दे रहा होता है कि अच्छा कि कितने ऑर्डर प्लेस हुए हैं और किस प्राइस पर, बाइंग का भी दिखाता है और सेलिंग का भी दिखाता है। और जब आप ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, ठीक है, जब आपका ऑर्डर आगे बढ़ जाता है, आगे प्रोसीड हो जाता है, ठीक है, तो आपको ना एक कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है, ठीक है, आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट दिया जाता है, या तो फिजिकल फॉर्म में आएगा या फिर आपकी ईमेल आईडी पर आएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट नोट एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपकी ट्रेड की सारी डिटेल होती है कि किस टाइम पर आपने कितने क्वांटिटी और किस प्राइस पर आपने कौन सी सिक्योरिटीज़ के लिए आपने ऑर्डर प्लेस किया है, और क्या वो एग्जीक्यूट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, और बाकी सारी डिटेल उसके अंदर होती है। तो ये आप एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट में ये सारी चीज़ें आपको दी होती हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट नोट का भी ना एक फॉर्मेट होता है जो कि स्टॉक एक्सचेंज ने प्रेस्क्राइब कर रखा है, ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अब कॉन्ट्रैक्ट नोट या तो आपको फिजिकल फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, हार्ड कॉपी, या फिर मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में विद इन 24 आवर्स ऑफ द ट्रेड, ठीक है। और ये क्लाइंट को देना ज़रूरी है। अगर क्लाइंट को ये चीज़ नहीं मिलती है, ठीक है, सपोज दैट मान लेते हैं कि ब्रोकर जो है वो आपको कॉन्टैक्ट नोट देने वाला है थ्रू ईमेल, ठीक है, और मान लेते हैं कि बाय चांस अगर वो नहीं कर पाता तो उस केस में क्या होगा? मतलब मान लेते हैं कि ब्रोकर ने भेजा लेकिन वो बाउंस हो गया, है ना, मतलब कि मेल गई ही नहीं, तो उस केस में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि हाँ कि मेल भेजी गई थी, बट वो किसी कारणवश वो नहीं जा पाई, तो हम आपको दोबारा से आपको सेंड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कॉन्टैक्ट नोट इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो उसमें आपको सारी ट्रेड की जो डिटेल्स है वो इंपॉर्टेंट है, और वो आपके पास पहुंचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर मान लेते हैं कि अगर बाउंस हो गया है, ठीक है, यहाँ पे ये भी लिखा है कि कभी भी अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टैक्ट नोट का मतलब क्या है कि जब ईमेल आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट नोट भेजा जा रहा है, अगर वो बाउंस हो जाता है तो मेंबर शुड सेंड फिजिकल कॉपी ऑफ कॉन्टैक्ट नोट, ठीक है। तो ब्रोकर को फिजिकल कॉपी भेजना ज़रूरी है कॉन्टैक्ट नोट की, अगर इन केस ई सी एन मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टैक्ट नोट अगर फेल हो जाता है, बाउंस हो जाता है। तो यहाँ पर अब कॉन्टैक्ट नोट में क्या क्या चीज़ें दे रखी हो, तो वो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें दे रखी हैं। उसमें एक सीरियल नंबर दिया होता है, ठीक है, जो कि स्टार्ट हो रहा होता है बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब एक उसमें एक सीरियल नंबर होगा जिसकी स्टार्टिंग हो रही होगी फाइनेंशियल ईयर से। उसमें फिर क्लाइंट का नाम, पैन नंबर, क्लाइंट का कोड, सारी चीज़ें दे रखी होगी, और कितने ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, किस टाइम पर, ट्रेड नंबर, ट्रेड टाइम, सारी डिटेल आपको वहाँ पर आपको मिल जाती है।
और कौन कौन से चार्जेस वगैरह लगे हैं, वो सारी डिटेल आपको उसके अंदर मिल जाती है, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट नोट विदाउट कंसिडरेशन इज नल। हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो, एक कॉन्ट्रैक्ट नोट विदाउट कंसिडरेशन इज नल एंड वर्ड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब इसका मतलब क्या है, देखिए कंसिडरेशन का मतलब क्या है, कुछ आदान प्रदान, ठीक है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट नोट दिया गया है, बदले में कुछ नहीं लिया गया। अब देखिए, अब ब्रोकर को आप कुछ ना कुछ अमाउंट आप पे करते हो, मंथली बेसिस हो सकता है, फिर क्वार्टरली बेसिस पे, फिर ईयरली बेसिस पे। तो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट नोट है, ठीक है, लेकिन बिना कंसिडरेशन के, तो वो नल माना जाएगा और वॉइड माना जाएगा। तो मेरे कहने मतलब क्या है कि ये समझ लीजिए कि मतलब कि आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलेगा ही नहीं। नॉर्मल लैंग्वेज समझिए कि अगर कॉन्ट्रैक्ट नोट अगर वो आपको देंगे तो आपको कुछ बदले में कुछ देना पड़ेगा। तो बदले में आप देते हो ना, आप जो मेंटेनेंस चार्जेस है वो तो आप देते हो। और कॉन्ट्रैक्ट नोट में सारे जो चार्जेस हैं वो उसके अंदर मेंशन होती हैं कि कौन कौन से चार्जेस लगे हैं आपकी ट्रेड पर। और बाकी इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन, देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें आपको ऑलरेडी आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा अफर्मेशन एंड कंफर्मेशन, ठीक है। अब ये क्या है, देखिए अब ऑर्डर हमारा प्लेस हो गया, फिर रिस्क में हमने मैनेज कर लिया, है ना। और उसके बाद जैसे ही वो प्लेस हुआ, जैसे हमारे पास कंफर्मेशन वगैरह आ गई, ठीक है, तो अब वहाँ पे मतलब आपकी जो कॉन्टैक्ट नोट है वो भी मिल जाएगा। तो कॉन्टैक्ट नोट के बारे में भी आपको मैंने बता दिया। फिर बारी आती है कि जो कंफर्मेशन है वो कैसे होता है। Institutional clients trading in the Indian securities market use the services of custodian to assist them in the clearing and settlement of executed trade। अब इसका मतलब क्या, देखिए मैंने ऑर्डर दिया 100 शेयर का 20 रुपये क्वान्टिटी पे, ठीक है। अब एक्सचेंज पे गया, फिर आगे वो प्रोसेस हो रहा है, बट मेरी ट्रेड, मेरी जो डील है वो पूरी कैसे होगी, वो कौन कराएगा। तो उसके लिए क्लियरिंग मेंबर्स होते हैं। लेकिन जब बात आती है इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स की, मतलब जो कंपनीज वगैरह होती हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड और ये सब, ठीक है, तो वो लोग चाहें तो वो खुद से ही, ठीक है, वो चाहें तो खुद से वो जो उनकी ट्रेड है, ठीक है, वो सेटल करवा सकते हैं कस्टोडियन की मदद से। तो कस्टोडियन कौन है, कस्टोडियन समझ लीजिए बिचौलिया है, जो कि हमारी जो ट्रेड है ना उसको सेटल करा रहा है। सपोज दैट ये मिस्टर राम है और ये हूँ मैं, मुझे मिस्टर राम को सैलरी देनी है, ठीक है। ये अहमदाबाद में रहते हैं, मतलब अहमदाबाद में मेरी कंपनी है, और मान लेते हैं मैं रहता हूँ मुंबई में, ठीक है। मुझे इनको सैलरी देनी है, तो मैंने क्या करा, बैंक के थ्रू मैंने इनको सैलरी दी। तो बैंक यानी हमारे बीच में जो ये कंसिडरेशन हुआ, जो मनी लेना देना हो रहा है, ठीक है, ये किसी न किसी थ्रू हो रहा है। तो ये समझ लीजिए ये कौन हो गया, हमारा कस्टोडियन हो गया। ये हमारा कौन हो गया, कस्टोडियन हो गया। तो जो कस्टोडियन होते हैं वो क्लियरिंग मेंबर्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के। तो अभी राइट नाउ अभी दो मेंबर्स हैं, ठीक है, क्लियरिंग मेंबर्स हैं। एक तो हमारा उसका है, एक एनएससी का है और एक बीएससी का है। मतलब एनएससी और एक कंपनी है एनएससी की, एक कंपनी है बीएससी की। ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स दे सेटल द ट्रेड्स दैट हैव बीन एग्जीक्यूटेड थ्रू अदर ब्रोकर्स। तो कस्टोडियन क्या करते हैं, वो क्लाइंट की जो भी ट्रेड होती हैं उनको वो सेटल करवाते हैं, मतलब सिक्योरिटीज़ देना, फंड्स लेना, ये सारी चीज़ें। और अगर इन केस जो जो ऑर्डर प्लेस हुआ है वो इंटर डे पर है, तो जो मार्जिन वगैरह, या फिर अगर हो सकता है कई बार आपने जो ट्रेड ली हो वो कोलेटरल की बेसिस पे ली हो, तो जो कोलेटरल वगैरह है वो सारी चीज़ें चेक करना। अब 2004 की बात करते हैं। 2004 में क्या हुआ, सेबी हैड मैंडेटेड दैट all the institutional trades executed on the stock exchange should be processed through the straight through processing system। यानी कि सन 2004 में सेबी ने क्या करा, सेबी ने ये सबके लिए ये मैंडेट कर दिया, ठीक है, कि जितने भी इंस्टीट्यूशनल ट्रेड्स हैं, ठीक है, जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे हो रहे हैं, वो एसटीपी सिस्टम के थ्रू किए जाएंगे। एसटीपी सिस्टम के थ्रू किए जाएंगे, यानी कि स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग सिस्टम के थ्रू किए जाएंगे। अब एसटीपी क्या है, एसटीपी एक तरीके का मैकेनिज्म है दैट ऑटोमेट्स द एंड टू एंड प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये एंड टू एंड ये जो हमारी ट्रांजेक्शन होती है उसको वो प्रोसेस करता है
इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ सिंगल सिस्टम टू प्रोसेस और कंट्रोल ऑल एलिमेंट्स ऑफ वर्क फ्लो ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब इसमें देखो, अब इसके अंदर क्या कौन कौन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ सिंगल सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे एक सिंगल सिस्टम यूज़ होता है किस चीज़ के लिए, उस ट्रांजेक्शन को, यानी जो हमने ऑर्डर प्लेस किया उस ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करने में, उसको कंट्रोल करने के लिए, इंक्लूडिंग व्हाट इज़ कॉमनली नोन एज फ्रंट, मिडल, बैक ऑफिस एंड जनरल लेजर। यानी इस सिस्टम में ये सारी चीज़ें, ठीक है, चाहे फ्रंट ऑफिस हो, मिडल ऑफिस हो, बैक ऑफिस हो, जनरल लेजर हो, ठीक है, उन सारी चीज़ों को एक स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो किया जाएगा, ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाएगा ताकि कोई एरर ना हो, ताकि कोई गलती ना आए, और जो वर्क है ना वो स्मूथली एक तरीके से हो जाए, ठीक है। इस एक तरीके से समझ लीजिए कि एक चेक लिस्ट है, मैंने एक लिस्ट बना ली कि पहले आपको अच्छा ये काम करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो इस लिस्ट को समझ लीजिए कि क्या है, एसटीपी सिस्टम है। तो हमारा एसटीपी सिस्टम है वो एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस है, ठीक है, मतलब ये ऑटोमेटिक ये होता रहता है, ठीक है, जैसे ऑर्डर प्लेस हुआ, अच्छा फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ह्यूमन इंटरवेंशन है मतलब बहुत ही कम है। फिर आती है हमारे फिफ्थ स्टेप की क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। तो ये तो हमको पता है कि जो क्लियरिंग और जो सेटलमेंट है वो किसके द्वारा की जाती है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन के द्वारा, जो कि स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अब उनकी जो ऑब्लिगेशंस वगैरह हैं, यानी कि उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, वो हमें पता लगाना ज़रूरी है कि उनकी ऑब्लिगेशंस क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें बता रखा है। इट बेस्ड ऑन द अफर्मेशन द क्लियरिंग कॉरपोरेशन अप्लाइज मल्टीलेटरल नेटिंग and determines obligations. The settlement process begins as soon as members' obligations are determined through the clearing process. हाँ, अब यहाँ पर जो obligations वगैरह इन्होंने क्लेरिफाई नहीं कर रखी है, ठीक है, हाँ, बस मतलब कौन कौन सी obligations है वो उन्होंने क्लेरिफाई नहीं कर रखी है, बट एक दो तो हमको ऑलरेडी समझ में आ ही रहा है कि हाँ की ये जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन है या फिर मेंबर, वो हमारी जो ट्रेड है वो कराते हैं सेटल, ठीक है। नंबर 2, अगर उसके अंदर कोई कोलाट्रल, मतलब अगर कोई ट्रांजेक्शन कोलाट्रल के बेसिस पे ली गई है तो वो लोग वो चेक करते हैं, है ना। और बाकी ऑब्लिगेशन यहाँ पे उन्होंने दे रखी है। एंड हाँ, द सेटलमेंट प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय द क्लियरिंग कॉरपोरेशन विद द हेल्प ऑफ क्लियरिंग बैंक्स। जो सेटलमेंट प्रोसेस है, ठीक है, वो कैरी किया जाता है किसके द्वारा, क्लियरिंग कॉरपोरेशन के द्वारा, लेकिन क्लियरिंग कॉरपोरेशन भी हेल्प लेते हैं क्लियरिंग बैंक्स की और डिपॉजिटरीज की। क्यों, देखिए क्लियरिंग बैंक्स क्या करेंगे, फंड, ठीक है, जो फंड का मामला है वो देखेंगे। अब समझ लीजिए कि ये रहा क्लियरिंग कॉरपोरेशन, ठीक है, ये रहा क्लियरिंग कॉरपोरेशन। अब क्लियरिंग कॉरपोरेशन को एक क्लाइंट को देने हैं 1,00,000 रुपये, ठीक है, तो जाएगा वो क्लियरिंग बैंक के पास, क्लियरिंग बैंक के पास जाएगा, बोले ठीक है 1,00,000 रुपये दो। फिर अब मतलब एक क्लाइंट को देने 1,00,000 रुपये और दूसरे को देने हैं सिक्योरिटीज़ 1,00,000 रुपये की। फिर वो जाएगा डीपी के पास, बोलेगा भाई लाओ सिक्योरिटीज़ दो, ठीक है, डीपी पर जाएगा, बोलेगा लाओ सिक्योरिटीज़ दो। तो इस तरीके से ये ट्रांजेक्शन, मतलब यहाँ से इसने लिया अमाउंट, लिया यहाँ से लिया डिपॉजिट, यहाँ से लिया इसने सिक्योरिटी, अब वो क्लाइंट को देगा, ठीक है भाई, ये रहा क्लाइंट बी और ये रहा क्लाइंट ए। तो इसमें अब पे इन पे आउट तो मैंने ऑलरेडी आपको पहले से बता रखा है। हाँ, अब यहाँ पे आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि जो भी सेटलमेंट होती है वो T+2 रोलिंग सेटलमेंट होती है। तो मेरे कहने मतलब क्या है कि सपोज़ दैट अगर आपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करा है डिलीवरी में, मतलब आपको शेयर अपने पास ही रखना है, ठीक है, तो अगर आपने मंडे को ऑर्डर एग्जीक्यूट करा है, ठीक है, तो आपकी जो सेटलमेंट है वो वेडनेसडे तक होगी, वेडनेसडे थर्सडे तक, मतलब 3 डे लगते हैं, ठीक है, सॉरी वेडनेसडे तक आपकी जो सेटलमेंट है वो होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने इंटरडे कर रखी है तो वो तो उसी दिन हो जाता है। तो और मान लेते हैं अगर बीच में अगर छुट्टी पड़ गई, जैसे सपोज दे आपने मंडे को आपने ऑर्डर करा एग्जीक्यूट और ट्यूसडे का ऑफ है, तो उस केस में फिर थर्सडे, ठीक है। तो ये भी आपको देखना ज़रूरी है, मतलब अगर बीच में अगर ऑफ पड़ रहा है तो मतलब 3 दिन में आपकी जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट होगी। मतलब देखिए आपके डीमैट अकाउंट में तो आपको शो होने लगेगा कि हाँ की सिक्योरिटीज़ आ गई हैं, बट एक्चुअल में वो नहीं आई होंगी, है ना। उसी तरीके से फ़ंड भी होता है, तो फंड में भी आने में टाइम लग जाता है।
3 days अगर डिलीवरी का केस है तो। और इंटरडे फिर तो उसमें तो हैंड टू हैंड हो जाता है। तो बस इस यहाँ तक तो इतना ही था। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को हम कवर करेंगे।